बॉक्स बचपन में खरीदते होइएगा, उसमें क्या रहता है, तो एक शीशा रहता था, उसको क्या करते थे दूसरी दिशा में ले जाते थे और हाथ जलने लगता था। कभी कभी ऐसा करते ना देर तक। जय हिंद। अभी आप देखिएगा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि बिहार बोर्ड 2026 में पूछेगा। कब पूछेगा, तो बिहार बोर्ड जो है 2026 में। ये क्या, बिहार बोर्ड 2026 में जो क्वेश्चन पूछेगा वह क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाया जाएगा। बिहार बोर्ड 2026 के एग्जामिनेशन के लिए आप अभी से भी पढ़िएगा तो एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। और ये इसके लिए हम लोग आपको अथक प्रयास करेंगे और साधारण से साधारण लैंग्वेज में पूरे जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिंदी संस्कृत हो, ऑल सब्जेक्ट की बात कीजिएगा। साइंस में के बाद सोशल साइंस में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपदा प्रबंधन, ये सब के सब आपको साधारण से साधारण भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपको देखते हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर किसी को हम कहीं पे खड़ा करते हैं, अगर मान लेते हैं दो कमरा है, एक कमरा में मान लेते हैं कि यहाँ पे सुरेश है, ए कमरा में सुरेश है और बी कमरा में अगर बात करते हैं नरेश है। बी कमरा में कौन है, तो नरेश है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम बोले प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश को आप किसी को नहीं देख पाइएगा, चाहे हम हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना प्रकाश का किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी पदार्थ को नहीं देख सकता है। तो अब मान लीजिए ये जो सुरेश है ये क्या है, प्रकाश में है। सुरेश कहाँ है, प्रकाश में है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं नरेश, तब प्रकाश में नहीं है, नरेश प्रकाश में नहीं है। तो अब आपको पता करना होगा कि कौन किसको देख पाएगा। तो नरेश प्रकाश में नहीं है और सुरेश प्रकाश में है, अर्थात तो सुरेश दिखाई देगा और नरेश दिखाई नहीं देगा। सुरेश प्रकाश में है तो आपको सुरेश दिखाई देगा, नरेश दिखाई नहीं देगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो व्यक्ति प्रकाश में रहेगा वह व्यक्ति दिखाई देगा। अगर मान लीजिए तो प्रकाश होने के साथ साथ आपका आंख का सही होना भी जरूरी होता है। अगर मान लीजिए किसी का आंख बिल्कुल खराब है तो अगर उसको चश्मा से भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, वह व्यक्ति प्रकाश की उपस्थिति में भी किसी न वस्तु को देख पाएगा न व्यक्ति को देख पाएगा। कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो है प्रकाश के उपस्थिति के साथ साथ आंख का भी स्थिति सही होना जरूरी है। आगे देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तभी तो आप सोलर पैनल में जब किसी वस्तु को मान लेते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं तो आपको प्रकाश से क्या होता है, सोलर पैनल पे आता है प्रकाश का ऊर्जा और ऊर्जा वहां से जो है एकत्रित हो जाता है बैटरी में और रात के समय हम लोग क्या करते हैं, उसको जलाना शुरू करते हैं जिससे वह जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, इससे बड़ा स्रोत कोई भी नहीं है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए, प्रकाश स्रोत सबसे बड़ा स्रोत की बात करें तो हमारे पास प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो अब हम इसमें प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जब सूर्य है तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राकृतिक प्रदत्त स्रोत, पहला प्राकृतिक प्रदत्त स्रोत, पहला प्राकृतिक
प्रदत्त स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। अब दोनों स्रोत को बारे में आपको हम बताते हैं। ब्रह्मांड में यानी कि जितने भी वस्तु पहले से उपस्थित है वह सबके सब प्रकाश के जो है या किसी भी माध्यम के वह जो है प्राकृतिक प्रदत्त स्रोत कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि सूर्य और तारा, सूर्य और तारा ये प्रकाश का जो है प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन तो मान लीजिए कि बल्ब हुआ, बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। उसके बाद अब जाइएगा गांव में तो मोमबत्ती वगैरह होगा, मोमबत्ती। अब इसके अलावा जो है दिया, ये सब तमाम तरह के जो स्रोत है ये मानव निर्मित स्रोत है। आगे के तरफ हम देखते हैं। अब अगला क्या है, तो ये अगला है हमारे पास किरण क्या होता है। तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। अब एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। तभी किरण को समझो, किरण जो है मान लेते हैं इस दिशा में चला तो ये इस प्रकार से एक ही दिशा में बढ़ते चला जाएगा, इसको कहा जाता है किरण। तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब ये तीनों किरण पुंज होते हैं। अब ये तीनों किरण पुंज जो होता है अलग अलग प्रकार से अपने स्थिति को बदलता है, बिहेवियर को बदलता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जिस किरण पुंज की सारी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है अपसारी किरण पुंज कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए ये बिंदु स्रोत है, ये क्या है, बिंदु स्रोत है। अब यहाँ से ये निकला और ये तीर का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये तीर का जो चिन्ह है हमारे पास, ये तीर का चिन्ह जिस दिशा में रहेगा प्रकाश उसी दिशा में गमन करेगी, प्रकाश उसी दिशा में गमन करेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है और यहाँ से ये प्रकाश की स्रोत निकला, तो जिस दिशा में प्रकाश की स्रोत निकलेगा वह क्या होगा, जो है अपसारी किरण पुंज होगा। इसका मतलब टॉर्च का, मोबाइल के जो फ्लैश लाइट जलाते हैं वह अपसारी किरण पुंज के उदाहरण है। मोबाइल के फ्लैश लाइट अपसारी किरण पुंज के उदाहरण है। अगला देखते हैं, उसके बाद आ जाता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में चलेगा, एक सरल रेखा में चलेगा। जैसे कि आप लोग बचपन में गए होंगे कहाँ, तो मेला में खरीदे होइएगा लेजर लाइट खरीदे होइएगा और उसको दोनों 2 4 5 दोस्त मिलके मेला गए, वहां खरीदे लेजर लाइट और उसको जलाए। अब हमारा से आगे किसको जा रहा है, अब इसकी बात की परख करते हैं। तो जब दोनों मिलकर के एक लाइन में क्या किए, लेजर लाइट के प्रकाश को जलाए। जब हम यहाँ से प्रकाश को निकालना प्रारंभ किए तो ये इस दिशा में भागना शुरू किया और सभी को एक दूसरे के जो है समानांतर चल रहा, कोई किसी के टच में नहीं है। तो ऐसे वैसे किरण पुंज जो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा पर चलती है वह क्या होता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह क्या कहलाता है, तो हमारे लिए अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जब हमारे पास मान लेते हैं कि अगर कहीं से प्रकाश की किरण आ रहा है, विभिन्न बिंदु से प्रकाश की किरण आ करके एक बिंदु पे मिल गया, इधर से प्रकाश आ रहा है, ये आने का सिंबल है, ये आने का सिंबल है, और आया और ये बिंदु पे आके मिल गया। मान लेते हैं अनंत से आया प्रकाश के किरण और यहाँ पे ये सोलर है, यहाँ पे ये क्या किया, आके मिल गया।
और मिलने के क्रम में क्या किया, एक जगह अवशोषित हो गया। इसी को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। आगे के तरफ देखते हैं। अगला कहता है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, तो जिससे होकर प्रकाश एक वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब बात को समझिए प्रकाशीय माध्यम में कि क्या क्या आएगा। समझिए माध्यम किसको कहते हैं, जो वस्तु आपको जहां से प्राप्त होगा वह वस्तु आपका वह माध्यम कहलाएगा। मान लेते हैं कि आपको पैसा लेना है, आपको क्या लेना है, पैसा, और ये पैसा लेने का माध्यम या तो माता होगा, माता जी होगी, या तो पिताजी होंगे, या तो माता जी होगी या तो पिताजी होंगे। अब दोनों स्थिति में क्या होगा, या तो माता जी होगी और पिताजी होंगे। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, जिससे होकर प्रकाश एक वस्तु से निकल कर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे निर्वात पानी, कांच और इत्यादि। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि साधारण भाषा में माध्यम किसे कहते हैं। साधारण भाषा में माध्यम समझिए, आप मान लेते हैं कि पिताजी के पास गए और आप पिताजी से पैसा मांगे, या माता जी के पास गए और माता जी से पैसा मांगे। तो जब आपको पिता अथवा माता जी से पैसा मांगे, अर्थात ये बात बताता है कि माता और पिता जो हमारे हैं वह क्या देने के माध्यम है, पैसा देने के माध्यम है। तो आपको माध्यम समझ में आया। माध्यम को ही क्या कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। माध्यम को ही क्या कहा जाता है, तो स्रोत कहा जाता है। यानी कि जहां से जो स्रोत हमको प्राप्त होता है वहां वो हमारा माध्यम अथवा स्रोत कहलाएगा। अब मान लीजिए कि आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, कॉपी, पेंसिल, किताब, ये सब आपका माध्यम है, और शिक्षक आपको उसके बता देगा एक प्रकार का, वो भी माध्यम है। तो आपको जो है माध्यम समझ में आया होगा। आगे देखिए कहता है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार आसानी से निकल जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि लगा हुआ हमारे आंख में शीशा, जो कि ऑप्टिकल से चश्मा, अब ये पारदर्शी पदार्थ है। अगर ये पारदर्शी पदार्थ है तो भी तो हम एक पार से दूसरे पार के वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार आसानी से कर जाता है उसे को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, जैसे में कांच। आगे कहता है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का एक भी भाग आर पार नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देख लीजिए तो दीवार से आर पार कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। उसके अलावा मान लीजिए कि लोहा का सीट, जो चदरा का सीट होता है ना, वो सीट, तो वैसे पदार्थ जिससे होकर कभी प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। आगे के तरफ देखिए, आगे के तरफ क्या कहता है, तो आगे के तरफ कहता है पारभासी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का छोटा सा भाग आर पार हो सकता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले समझिए पारभासी पदार्थ, जब मान लीजिए कि आप किसी वस्तु से प्रकाश को निकाल रहे हैं तो छोटा सा भाग, जैसे मान लीजिए कि ये वस्त्र है और ये शर्ट को हम अगर मान लेते हैं इस दिशा से जलाए तो दूसरे दिशा प्रकाश निकलेगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि एक भाग से दूसरे भाग अगर प्रकाश जा सकता है तो वह वस्तु क्या कहलाएगा, पारभासी वस्तु कहलाएगा। वह वस्तु क्या कहलाएगा, पारभासी वस्तु कहलाएगा। अब ये यहाँ तक समझ में आया। इसका उदाहरण होता है तेल लगा कागज और वाटर पेपर। अब तेल लगा कागज क्या होता था, आप लोग कागज में तेल लगा दीजिएगा, वो तेल लगा कागज हो गया। और वाटर पेपर क्या होता है, तो ये जो शादी कार्ड प्रिंट करते हैं लोग, उनके यहाँ ये वाटर पेपर मिलता है। जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं ना, उनके यहाँ ये वाटर पेपर मिलता है। इधर की बटर बिस्कुट खाने वाला है और उसके आगे पेपर है। अगला प्रश्न कहता है छाया किसे कहते हैं, जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है जिससे होकर प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग नहीं जा सकता है, जिससे दूसरे क्षेत्र में अंधेरा बन जाता है, उसे छाया कहते हैं। मान लेते हैं कि कहीं पर
एक छाया की बात कर लेते हैं। छाया कैसे रहता है, छाया हम आपको दिखा देते हैं। छाया, ये जो छाया है किस प्रकार रहेगा, छाया समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम किसी वस्तु को खड़ा किए, उसका जो है इस दिशा में छाया बनना प्रारंभ किया, तो ये अपारदर्शी वस्तु होगा। ये जो है अपारदर्शी वस्तु होगा, अपारदर्शी वस्तु होगा। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से या किसी भी प्रकार से आर पार नहीं कर सकता है। तो आर पार नहीं किया तो इधर से प्रकाश का नहीं भाग पार किया और नीचे से गया तो यहाँ पे क्या बन गया, छाया बन गया। ये क्या बन गया, छाया बन गया। आगे के तरफ देखिए, आगे के तरफ देखने से अब जो है आपको हम क्या करते हैं और नोट्स के माध्यम से हम समझाते हैं क्या कहा और है। तो अभी आपको देखना होगा कि कैसे कैसे, और यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे के तरफ देखिए, आगे क्या है देखिए। कहता है कि प्रकाश क्या है, ये तो हम समझा दिए। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा होता है, ये भी बता दिए। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ये भी बता दिए। इसके बाद कहता है देखो, प्रदीप्त वस्तु तथा दीप्तिमान वस्तु, प्रदीप्त वस्तु तथा दीप्तिमान वस्तु। तो अभी आपको हमें समझाना होगा प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु। चलिए अब आपको हम फिर से समझाते हैं। प्रकाश देखो, प्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तु से होकर प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। जिस वस्तु से होकर प्रकाश उत्सर्जित होगा या निकलेगा उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। जैसे जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई टॉर्च। अगर बल्ब को बुझा देते हैं यानी कि बुझा देते हैं तो वह अदीप्तिमान वस्तु कहलाएगा या अदीप्त वस्तु कहलाएगा। तो आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। अब एक वस्तु समझ में आया होगा, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। तो अब दोनों में क्या है कि वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश उत्सर्जित होगा प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाएगा, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाएगा। और जिससे होकर के प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहलाएगा। आपको किरण समझा ही दिए होंगे, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, प्रकाशीय माध्यम। अब ये जो है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश गमन करती है। क्वेश्चन पूछता है प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है। तो उत्तर होगा सीधी रेखा में। किस रेखा में, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है, सीधी रेखा में। अब इस बात को समझिए, सीधी रेखा में कहे तो मान लेते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा एक पाइप लिए, टेढ़ा मेढ़ा पाइप लिए और टेढ़ा मेढ़ा पाइप से होकर के प्रकाश को ऐसे ऐसे गुजारी, लेकिन जहां से उसका मुख था तो ऐसे आते गया प्रकाश, लेकिन यहां से जब निकला तो उसके बाद वह क्या गया होगा, सीधे निकल गया होगा। अर्थात ये क्या है, प्रदीप्त या यहाँ से ये जो निकला था ये सीधे रेखा पर गमन करता है। आगे कहता है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, छाया। अब कहता है अब आया प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन कहते किसे हैं। तो अब देखिए प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन को समझिए। कहता जब प्रकाश की किरणें सतह से टकरा कर किसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझिए। अनंत से आ रही प्रकाश की किरण, अनंत से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर अन्य दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अनंत से आ रही प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर किसी दूसरे दिशा में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। अब समझिए, ये अनंत से आ रही है, ई मान लेते हैं परावर्तक सतह, ये अनंत से आ रही प्रकाश की किरण और ये दूसरे दिशा में जा रही प्रकाश की किरण। अब इसमें न आ रही पता चल रहा है न जा रही है पता चल रहा है। देखिए इसमें जो है ये प्रकाश की किरण आ रहा है या इस प्रकाश की किरण जा रहा है, कैसे बताएंगे? दोनों तो एक ही दिशा में दिख रहा है, तो इसमें तीर का चिन्ह लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इधर आया यानी कि आ रही है प्रकाश की किरण, और इस तरह से ये गया यानी कि जा रही है प्रकाश की किरण। और ये एक प्रकार का समतल दर्पण है, ये एक प्रकार का क्या है? समतल दर्पण है, ये एक प्रकार का समतल दर्पण है। ठीक है, और समझिए अब ये दर्पण है, अब यहाँ प्रकाश आई, अनंत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के लिए ये चित्र बनाना पड़ेगा। इसे कहिएगा आपतित किरण, इसे कहिएगा आपतित किरण, और इसे कहिएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इसे कहिएगा अभिलंब, इसे कहिएगा अभिलंब, अभिलंब। और यहाँ पे बनेगा आई, यहाँ पे बनेगा आई, यहाँ पे बनेगा आर, इसे कहिएगा आई को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, आई को आपतन कोण कहते हैं और आर को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आई को हम आपतन कोण कहते हैं, आर को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन के चित्र। क्वेश्चन कहेगा प्रकाश के परावर्तन के सचित्र वर्णन करें, तो आपको इस प्रकार से बनाना होगा। आगे कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? के कितने नियम होते हैं? कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यानी कि ये तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। और दूसरा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए आगे कहता है प्रकाश के परावर्तक। अब इसे जो है अलग अलग प्रकार से समझेंगे। प्रश्न को अब क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार से समझते हैं। क्या? आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? अब देखिए, अब बिंदु समझना होगा। आपतित किरण किसे कहते हैं? दूसरा, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तीसरा, अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? अगला, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? अगला, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अब आपको समझना होगा, अनंत से आ रही प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहेंगे, अनंत से आ रही प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहेंगे, अनंत से आ रहे प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे। अनंत से आ रहे प्रकाश के किरण दर्पण से टकराने के बाद दूसरी दिशा में लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच
खींचे गए लंब को अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहेंगे। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहेंगे। अब अगला कहता है आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। अब आगे के तरफ आपको चलते हैं तो कहता है अगला कि विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण से जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा। विचलन कोण बराबर क्या होता है? विचलन कोण बराबर क्या होता है? 180 माइनस 2i। विचलन कोण बराबर क्या होता है? विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई, जहां आई को कहते हैं आई बराबर आपतन कोण, आई बराबर आपतन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन आई बराबर आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब विचलन कोण निकालने के लिए कहता है कि विचलन कोण दो तरीकों से बनता है। विचलन कोण कितने तरीकों से बनता है? क्वेश्चन पूछेगा। विचलन कोण बनता है, क्वेश्चन पूछता है विचलन कोण बनेगा, विचलन कोण बनेगा तो दो तरह से। उत्तर में लिखिएगा दो तरह से। पहला घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में। दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है। अब आगे के तरफ हम अभी देखेंगे। अब कुछ आगे के तरफ हम देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगला कहता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश के किरण, किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अनंत से आ रहे प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से टकराती है, अनंत से, देखो कहता है किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अब देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो अनंत से आ रही प्रकाश की किरण, अनंत से आ रही प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। देखो जैसे कहता है किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहले पता कीजिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। उत्तर में क्या लिखिएगा? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब।
अभासी प्रतिबिंब। अब समझिए वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश के किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और अनंत से आ रहे प्रकाश की किरण या किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहता है किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम बिंदु स्रोत जो आपको बताए थे वह बना हुआ है। इस जो ये डॉटेड लाइन है ये हमारा क्या है, दर्पण है। ये हमारा क्या है, दर्पण है। ये आ रही प्रकाश की किरण और ये जा रही प्रकाश की किरण, यहाँ पर हम किसी बिंदु को लाए और यहाँ से जो ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये काल्पनिक है, काल्पनिक है। अब एक बात याद कर लीजिएगा, काल्पनिक बिंदु को डॉटेड लाइन से या टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। आगे के तरफ देखिए क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। आगे के तरफ एक क्वेश्चन होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, में अंतर स्पष्ट करें। तो अब देखिए कहता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब पे कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कटान से नहीं बनता है। हमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होगा। और यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कटान बिंदु से बनता है, आभासी प्रतिबिंब कटान बिंदु से नहीं बनता है। आभासी प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। अगला कहता है बी परिवर्तन किसे कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात कीजिएगा जो है क्या है, बी परिवर्तन, परिवर्तन किसे कहते हैं, बी परिवर्तन किसे कहते हैं। एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री कोण घूम जाता है, अर्थात उस वस्तु के ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, ये हमें कहलाता है बी परिवर्तन। बी परिवर्तन के बाद आगे हम देखते हैं क्या है। तो आगे हमें जो है बी परिवर्तन जो है एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु के दायां भाग बायां में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये इस प्रकार से पी क्यू लिखा गया है तो अगले भाग में ये पी हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, तो बी परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा कहता है पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व भी परिवर्तन किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष के परिचय 180 डिग्री पे घूम जाता है, तो अर्थात यह दायां भाग से बायां भाग में घूम जाता है। एगो बायां से दायां घूम रहा था, एगो दायां से बायां घूमेगा। तो अब अगला कहता है दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा चिकना। अब आगे के तरफ नया टॉपिक के तरफ आते हैं। नया टॉपिक जो कि क्या है, दर्पण। दर्पण यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको दर्पण सीखना पड़ेगा और दर्पण के विभिन्न बिंदु को समझना पड़ेगा। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक अवश्य ही भाग रंगा होता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखो
सबसे पहले दर्पण जो होगा, दर्पण का एक भाग रंगा या रजतित रहेगा, रंगा या रजतित रहेगा। अब मान लेते हैं इसका एक भाग क्या किए हम, रजतित किए। अब एक भाग रजतित किए तो इस पे जब कोई वस्तु आएगा तो परावर्तन के दूगो नियम है, उस दूगो नियम में से किसी एक नियम को पालन करेगा ही, अर्थात दोनों नियम को भी पालन करना पड़ सकता है उसको, जो नियम बना है उस नियम को पालन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो होता है सिल्वर जो होता है, सिल्वर यानी कि चांदी, प्रकाश के जो सबसे अच्छे परावर्तक सतह होता है वह चांदी होता है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा प्रावल्य दर्पण। अब ये समतल दर्पण क्या होता है, तो अभी ये जो देख रहे हैं ना, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। उसके बाद उत्तल दर्पण आएगा, अवतल दर्पण आएगा। तो वैसा दर्पण जिसके एक सतह जो है समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक बनता है, यानी कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे। क्वेश्चन बोलेगा समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता को बतावे, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता को बतावे। प्रतिबिंब की विशेषता को बतावे, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता को बतावे। क्वेश्चन भाग गया। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता को बतावे। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, पहला विशेषता। दूसरा, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब सीधा होता है। तीसरा विशेषता, समतल दर्पण पर बने सभी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु के आकार के या तो बराबर बनेगा या तो बड़ा बनेगा। आगे के तरफ देखिए, और समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होता है। तो कितने विशेषता सुने, 4 गुण। सबसे पहला, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। अब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। आगे के तरफ, समतल दर्पण पर एक क्वेश्चन पूछता है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस कितना डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौटता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कितना डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौटेगा, अर्थात 0 डिग्री का। अब देखिए इसके बारे में, ये समतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाला प्रकाश के किरण, ये लंबा प्रकाश के किरण पड़ रहा है और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जा रहा है, अर्थात ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये 0 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौटेगा। कितना डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौटेगा, 0 डिग्री के कोण बनाते हुए लौटेगा। आगे देखिए कहता क्या है, आगे अब आता है गोलीय दर्पण। दूसरा था ना दर्पण का दूसरा प्रकार, दूसरा था गोलीय दर्पण, दूसरा क्या था, गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण जो है, कहता है ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, 2 प्रकार के होगा। एक होगा क्या, उत्तल दर्पण, एक क्या होगा, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या होगा, अवतल दर्पण। दूसरा क्या होगा, अवतल दर्पण, दूसरा होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है।
अब देखिए जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। अब वहां पे आपको ये देखिए, ये इसका परावर्तक सतह धसा है। परावर्तक सतह क्या है, धसा है। परावर्तक सतह होता क्या है, जहां से प्रकाश एक दिशा से दूसरे दिशा में जा सके, एक दिशा से दूसरे दिशा में जा सके। मान लेते हैं कि ये प्रधान अक्ष है, दर्पण का क्या प्रधान अक्ष या मुख्य। यहां से प्रकाश की कोई किरण को हम भेजेंगे और ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, और दूसरा जब ये गुजरेगा तो ये वक्ता केंद्र से गुजरेगा। तो अब यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, ये जो बिंदु को भगाया यानी कि इसका परावर्तक सतह है। ये एम और एम डैश, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। ये एम और एम डैश क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा परिभाषा, वैसा दर्पण जिसका किनारे के भाग किनारे, वैसा दर्पण जिसका जो है एक सतह, जिसका बाहरी सतह रजतित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगला उत्तर दर्पण, अगला क्या कहता है, उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब उत्तल दर्पण के बाद अवतल दर्पण को देखो, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। एकरा अंदर के भाग क्या है, रजतित किया गया। और गोलीय दर्पण की बात कीजिएगा तो ये गोलीय दर्पण है, और इसका एक भाग, इसके एक भाग इधर से रजतित रहेगा। ठीक है, तो इधर से एक भाग इधर से रजतित रहेगा। तो ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, इससे भी प्रश्न बढ़िया सा पूछता है, कहता है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण ध्रुव किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, उसके बाद वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष, और उसके अलावा भी बहुत कुछ देखना है। तो अब आपको जो है देखना, देखते चलिए। जिसमें से ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है F बराबर R/2, तो आपको फोकस को F कहा जाता है, फोकस को F कहा जाता है, फोकस को F कहा जाता है। ठीक है, फोकस को ये कैपिटल F लिखिएगा, ये जो है फोकस को कैपिटल F लिखना है। ठीक है, और फोकस दूरी को, फोकस दूरी को स्मॉल f कहा जाता है। वक्रता केंद्र को C कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को R कहा जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है F बराबर R/2 या R बराबर 2F, कहेगा सत्यापित करें कि F बराबर R/2, आगे हम सिखाएंगे। अब देखिए ये क्या कहता है, ध्रुव। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण जिस फोकले गोले का भाग बना होता है उसके केंद्र को ही वक्ता केंद्र कहते हैं, जिसे C से सूचित किया जाता है। तब आपको पहले बता दिए वक्ता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। इसको अंग्रेजी में पोल कहा जाता है। ये किससे सूचित किया जाता है, तो ध्रुव, ध्रुव छूट गया था, ध्रुव को पोल कहा जाता है। ध्रुव, ध्रुव जो है मेरे लिए ध्रुव, ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव जो है इसे P से सूचित किया जाता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जैसे अब आगे कहता प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे x डैश से सूचित किया जाता है। आगे दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। ये देखिए, ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। और दर्पण के यहाँ से और यहाँ के बीच की चौड़ाई को ये जो है दर्पण का क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ के बाद, तो दर्पण का द्वारक कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा, द्वारक। ठीक है, आगे के तरफ देखिए वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं,
तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। अब आर भी समझ लीजिए कि क्या होता है। ये मान लीजिए कि कोई दर्पण है और ये बताइए कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। ये जो है यहाँ से यहाँ प्रधान अक्ष खींच दिया गया, यहाँ पे एफ बना दिया गया फोकस, यहाँ पे सी बना दिया गया वक्रता केंद्र, और यहाँ पे ये पी बन गया ध्रुव, और यहाँ से दोनों के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आगे समझिए, गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहां से किया जाता है, तो ध्रुव से किया जाता है। ये चिन्ह कभी प्लस होगा तो कभी माइनस होगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तल दर्पण का द्वारक दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी या चिन्ह क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के जो है फोकस दूरी के चिन्ह क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण के फोकस चिन्ह क्या होगा, तो अवतल का अगर ऋणात्मक है तो उत्तल का धनात्मक होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्या, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अभी ये ना बताए थे भाई, एफ बराबर आर बट्टा दो, एफ बराबर आर बट्टा दो, एफ बराबर आर बट्टा दो। ठीक है, आगे कहता है एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, बताइए उसकी फोकस दूरी। अगर मान लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या मान लेते कहता है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी। तो आपको बताना होगा एफ बराबर जो है आर बट्टा 2 होता है, तो एफ को एफ छोड़ देते हैं, आर को 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 यानी कि 10। तो एफ बराबर क्या हो गया, एफ बराबर हमारे पास हो गया 10, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए, कहता अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो अवतल दर्पण के प्रधान के समांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब देखिए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। आगे कहता है गोलीय दर्पण में बनने वाली किरण आरेख के नियम क्या है, तो देखो गोलीय दर्पण में बनने वाली किरण आने के लिए 4 नियम होते हैं। कितने, 4 नियम है। पहला, जब आपतित प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। 4 के 4 नियम आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें पहला नियम है कि अगर किसी भी दर्पण को मान लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वह जाहिर सी बात है कि केवल और केवल फोकस से होके गुजरेगा। दूसरा कहता है आपतित प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे लौट जाएगी। दूसरा देखिए, दूसरा अगर मान लेते हैं वक्रता केंद्र से भेजेंगे, दूसरा हम कहा से भेजेंगे, वक्रता केंद्र से, तो ये वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगा। यहाँ पे वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगा। अब कहता है जब आपतित प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष से गुजर जाती है। बताओ, जब आप प्रधान अक्ष पर भेजे थे तब फोकस से गुजरा, अब आपको फोकस से भेजना है, फोकस से भेजना ही है। तीर के चिन्ह आप दर्शाते जाइएगा तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो है ये किधर से गुजर रहा है, ये किधर से गुजर रहा है। तो अब मान लेते हैं ये फोकस से गुजरे तो ये प्रधान अक्ष के समांतर जाना शुरू कर दिया। और चौथा कहता जब प्रकाश की किरणें को ध्रुव से भेजी जाती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। अगला अगर हम ध्रुव से भेजते हैं ध्रुव से तो यह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है, अर्थात ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो वो अवतल दर्पण कहलाता है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख, ये आपका जो है जब वस्तु को अनंत पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और कहता है जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र पे रखा जाता है तब प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और कहाँ बनता है, फोकस के बीच बनता है। और जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। और जब वस्तु को वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच रखा जाता है, तो जब वस्तु और वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बन जाता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन जाता है। जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो ये दर्पण के पीछे बनता है। अब पूछता है एक प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो प्रतिबिंब को कहाँ रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अवतल दर्पण में देख लिया, अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण में विभिन्न स्थान पे वस्तु को रखते हैं। कहता है जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा। और जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता प्रतीत होगा, तो फोकस तथा वक्रता केंद्र पर। आगे देखिए कहता है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे, ये प्रश्न कभी मत भूलिएगा। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे तो अवतल दर्पन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, हजामती दर्पण के रूप में, यानी कि दाढ़ी बनाने जाइएगा ना, वहां पे आपको हजामत जो है किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। रोगियों के नाक, गले, आंख आदि को देखने के लिए डॉक्टर साहब जो टॉर्च का उपयोग करते हैं उसमें जो रहता है दर्पण, वह आपको किसका रहता है, तो उत्तल दर्पण का रहता है। सोलर कुकर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, टॉर्च लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, टॉर्च में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टेबल लैंप इत्यादि बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला कहता है हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पे अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग को देखिए। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। यह हजामती दर्पण के रूप में होगा, रोगियों के नाक, कान, गले देखने में होगा, सोलर कुकर में होगा, सर्च लाइट में होगा, टॉर्च में होगा, इसके अलावा टेबल लैंप इत्यादि में होगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है, और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बताओ किसी का दाढ़ी छोटा रहेगा, अब उसका साइज मिला रहा है, अगर छूट गया तो क्या होगा, ये दुर्भाग्य है होगा। अर्थात हम ये क्या कर सकते हैं, इसके साइजे को बड़ा कर देते हैं, जो छोटा से थोड़ा छोटा वस्तु भी हमें क्या होगा, बड़ा से बड़ा दिखाई देगा, और वह कार्य को हम पूरी आसानी से कर सकते हैं। आगे देखो, आगे कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाता है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अब ये है जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इस गुण के अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अगला कहता उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष
उसके समांतर भेजते हैं तो सभी परावर्तित किरण फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण उत्तल दर्पण को स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा छोटा है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आपको हम बता दें कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर मतलब क्या है, गाड़ी चलाते समय जो पीछे दो आईना लगेले रहता है ड्राइवर साहब, चाहे बाइक में हो या कार में हो या बस में हो, सभी जगह जो लगा रहता है ये क्या है, साइड मिरर है। वहां उत्तल दर्पण होता है। दूर से आ रहा है कोई हनहनाते गाड़ी, उसको क्या करेंगे, जल्दी से ऑब्जर्व कर लेंगे ताकि हम अपने साइड को दे सके, अर्थात तो गाड़ी के दोनों किनारा पे जो लाइट लगा रहता है वह साइड मिरर होता है। और ये साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो भी छोटे द्वारक वाला। ठीक है, आगे कहता है चिन्ह परिपाटी क्या है। आपको यहाँ तक दर्पण खत्म हो गया, अब ये दर्पण के बाद आएगा चिन्ह परिपाटी, यही आपको पहचान करवाता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी देखिए कहता क्या है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अब देखिए कहता गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए परिपाटी की आवश्यकता हुई, जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। परिपाटी के अनुसार सभी दूरी ध्रुव से मापी जाएगी। चिन्ह परिपाटी की मूलभूत आवश्यकता है जो सभी दूरी ध्रुव से मापी जाएगी। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। अब कहता है प्रधान अक्ष उसके ऊपर धनात्मक माना जाता है, प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक माना जाता है। अब मान लीजिए है ये दर्पण है, ये दर्पण है और ये प्रधान अक्ष के ऊपर वाला भाग है, तो ऊपर वाला धनात्मक, ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ये धनात्मक नहीं, नीचे वाला ऋणात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक और ये ऋणात्मक। ठीक है, आगे देखिए कहता अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का स्पर्श करके एवं बिना स्पर्श किए कैसे पहचानेंगे। तो भाई बिना स्पर्श किए पहचाने, तो कहता है मेज पर रखे तीन दर्पण को बारी बारी स्पर्श करने पर पता चलता है। जिसका प्रावर्तक सतह धसा है अवतल दर्पण, जिसका प्रावर्तक सतह उभरा है उत्तल दर्पण, और जिसका प्रावर्तक सतह समतल है समतल दर्पण। अब बिना स्पर्श किए, तो बिना स्पर्श किए तो इसके लिए बारी बारी से दर्पण के सामने वस्तु को लाया जाता है और नीचे नजदीकी दूरी और दूर करके प्रतिबिंब को अवलोकन किया जाता है। जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा है वह छोटा दोनों बनता है, अवतल बड़ को बनेगा और छोट को बनेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा तो अवतल। और जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा उत्तल, और जिस दर्पण के सामने प्रतिबिंब बराबर बनेगा यानी कि समतल। ये प्रश्न बहुत ही भी आए। ठीक है, अगला देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पर रखा जाए कि वह जलने लगे, यह घटना क्यों होता है। तो फोकस पर रखने से कागज जलने लगते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है तथा फोकस से गुजरती है, इसीलिए कागज जलने लगता है। अब देखिए आप लोग जो घड़ी से या जो ज्योमेट्रिक बॉक्स बचपन में खरीदते होइएगा उसमें क्या रहता है, तो एक शीशा रहता था, उसको क्या करते थे दूसरी दिशा में ले जाते थे और हाथ जलने लगता था। कभी कभी ऐसा करते ना देर तक, तो वह कागज को भी जला देता था।